दोस्तों, चैनल मौजूद पकड़ में खुशामदीद। ले जनाब, एक मरतबा फिर हार्ड टास्क मास्टर ने न सिर्फ काम कर दिखाया है बल्कि हार्ड टास्क मास्टर की हिदायत पर मिशन को सरंजाम दे दिया गया है और अब मुत्तफिका तौर पर एक अहम तरीन डेवलपमेंट होने जा रही है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि हार्ड टास्क मास्टर यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब ने मिशन की कामयाबी का सेहरा निहायत खूबसूरती के साथ अपने फर्जंदे अर्जुमंद की पोलिटिकल लॉन्चिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया है और वो फर्जंदे अर्जुमंद कोई और नहीं बल्कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस कदर खूबसूरती के साथ इस सारे के सारे मामले को टैकल किया है, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस अहम तरीन आईनी पैकेज पर इत्तफाक राय को डेवलप किया है और जिस खूबसूरती के साथ मुस्लिम लीग नून से इसका क्रेडिट को जो है ना उसको हाथ की सफाई दिखाते हुए उस क्रेडिट का सेहरा जनाब शहबाज शरीफ साहब के सर से उतार कर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पर बांधा है, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन भी है। और इस सारे अमल के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब को हिस्सेदारी का क्रेडिट न देना यकीनी तौर पर ज्यादती होगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया गया है कि ये आईनी पैकेज जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मंजूर नहीं करा सकी थी, इसके ऊपर अब इत्तफाक राय हो गया है। इस बात की भी तस्दीक कर दी गई है कि ये आईनी पैकेज 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि ये आईनी पैकेज इसी महीने यानी सितंबर में नेशनल असेंबली के अंदर पेश कर दिया जाएगा। इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि ये आईनी पैकेज 30 सितंबर को कौमी असेंबली और सेनेट में बैक वक्त पेश किया जाएगा और ये वो तारीख होगी जब इसके अराउंड अबाउट जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपना दौरे अमेरिका मुकम्मल करके, जो कि 28 सितंबर को मुकम्मल होगा और 29 सितंबर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। उसी मौके पर यह आईनी तरमीम का मुसवदा जो है वो कौमी असेंबली के इजलास में पेश कर दिया जाएगा। जुडिशियल रिफॉर्म्स सबसे पहले इस आईनी पैकेज का हिस्सा होंगी और सबसे पहले कौमी असेंबली और सेनेट से जुडिशियल रिफॉर्म्स से मुतल्लिक आईनी तरमीम को मंजूर कराया जाएगा और इसके साथ साथ वो तमाम इबहाम जो कि जुडिशियल पैकेज के हवाले से सामने आ रहा था, वो जुडिशियल पैकेज के हवाले से तमाम का तमाम इबहाम ना सिर्फ खत्म हो जाएगा बल्कि अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि इत्तफाक राय से मुत्तफिका तरमीम कौन सी हैं और इस हवाले से तजावीज़ कौन कौन सी सामने आ रही हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट तजवीज जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से भी सामने आई है और इस तजवीज को खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुनफरिद तजवीज करार दिया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा और इन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जिन्होंने कल जो है वो पाकिस्तान के तमाम लीडिंग न्यूज चैनल्स के तमाम लीडिंग एंकर्स को इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इस सारे सिनेरियो के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐसे अहम तरीन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू की जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि फैसला साजी का इख्तियार हुकूमत से हटकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ गया है और ये इस बात की तरफ इशारा है कि वो वीडियो जो मैंने कल आपकी खिदमत में पेश की थी कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की एक नई फेवरेट के तौर पे सामने आ रही है, ये उसकी तस्दीक हो रही है। अदरवाइज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो या उनकी जमात जो इस वक्त ना तो हुकूमत का हिस्सा है न ही किसी गवर्नमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब राजमान है, लेकिन इसके बावजूद वो निहायत यकीन के साथ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर इसी बात का इजहार करते हैं कि जनाब 26 अक्टूबर वो तारीख है जब जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब रिटायर होंगे और 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो इसका मतलब यह है कि बिलावल भुट्टो साहब किसी तरह की कोई राय या ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहे बल्कि बिलावल भुट्टो साहब हुकूमती या रियासती फैसले को अनाउंस कर रहे हैं और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं एज अ थर्ड पार्टी और फेवरेट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को घबराने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है और उनके हमायतियों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सर के ऊपर आज जो है ना चीफ जस्टिस का ताज सजाया ही जाएगा और मौजूदा हालात के अंदर ये जो पेशरफ्त है ये भी बहुत ही ज्यादा टेक्निकल भी है,
टेक्निकल भी है और ये एक पॉलिसी डिसीजन भी है, क्योंकि अगर आप गौर करें हालिया दिनों में जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हो रही थी और जिस तरीके से इन आईनी तरमीम को चैलेंज किया जा रहा था, और इस हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही थी कि जजेस का एक ग्रुप जो कि रिटायर्ड जजेस हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे रिटायर्ड, और उन्होंने इस बारे में आपस में बैठकर एक सलाह मशवरा भी किया था और इस पर राय भी दी थी कि जनाब हम ये जो आईनी पैकेज आ रहा है हम खुद इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करेंगे। तो ये जो सब कुछ हो रहा था ये अदलिया के अंदर मौजूद एक खास ग्रुप के ईमा के ऊपर हो रहा था। ये जो एक आईनी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है जिसके जरिए इस आईनी पिटीशन को, इस आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, इसके पीछे भी अदलिया में मौजूद एक ग्रुप भी था। ये ग्रुप इस बात का तासुर देना चाहता था कि अदलिया के अंदर तकसीम मौजूद है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस तकसीम को लीड कर रहे हैं, जिसकी बिना पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ओहदे पर आने से पहले ही ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा मुतनाज़े हो रहे थे बल्कि उनके किरदार और अफाल के ऊपर भी बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही थी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास ये कैपेसिटी तो नहीं है कि वो खुद सामने आए, मीडिया पर आए, रिपोर्टर्स को कॉल करें, अपने चैम्बर में उनको बिठाएं, तमाम मीडिया को वहां पर बुलाएं, कैमरे लगवाएं, लाइटें लगवाएं और फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये कहें कि जनाब जो कुछ ये हो रहा है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपनी जो टर्म है वो मैं पूरी करूंगा, अगर मैं चीफ जस्टिस बना तो वेल एंड गुड, अगर मैं चीफ जस्टिस नहीं बना तो मुझे इस पर कोई इतराज नहीं होगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, अगर आइन के अंदर पार्लियामेंट अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तरमीम करती है तो जनाब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं आइन के ऊपर कारबंद रहूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि वो मीडिया पर आकर इस तरह की सूरत हाल या इस तरह की राय दे सकें, तो फिर उसके लिए जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस खूबसूरती के साथ इस स्ट्रोक को खेला है तो उससे वो एंजाइटी लेवल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हमायतियों के अंदर मौजूद था उसमें यकीनी तौर पर कमी भी आएगी और उनको इस बात का अंदाजा भी होगा कि रियासत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जिम्मे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी लगाने के लिए कि उसमें किसी तरह की कोई तामुल नहीं है, उनमें किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं। अलबत्ता ये बात जरूर है कि ये जो आईनी पैकेज सामने आ रहा है वहां पर एक और फेडरल कोर्ट बनाने की तजवीज है। अब इसको आप फेडरल कोर्ट कहें या आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहें, ये एक आपकी मर्जी है। इस अदालत का जिसका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या फेडरल कोर्ट, इसकी बुनियादी डोमेन ही आइन की तशरीह होगी। अब इस आइन की तशरीह को कैसे किया जाएगा, यही वो नुक्ता है जहां पर आकर गोट फंस गई थी हुकूमत की और मौलाना फजल रहमान साहब की, जिस गोट को निकालने के लिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सामने आए हैं। अब इस हवाले से भी दो तजावीज सामने आई हैं। एक तजवीज ये है कि मुकदमात जिस तरीके से चलते आ रहे हैं वैसे ही चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर ये जो तशरीह के मामलात हैं वो चलेंगे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले को लेकर किसी जगह पर कोई अपील करनी होगी इन आईनी तरमीम के हवाले से या आइन की तशरीह के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा। अब इस नुक्ते के बारे में ये राय को अखज़ किया गया कि ये जो फेडरल कोर्ट होगी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बालातर होगी। ये एक अपील का फोरम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो सिंगल बेंच है या हाई कोर्ट का सिंगल बेंच है उसके फैसले की अपील कहाँ लगती है, वो लगती है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच की अपील कहाँ लगती है, या लार्जर बेंच के अंदर या फुल कोर्ट के अंदर या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। यही एक प्रोसीजर है ना, इसके अलावा तो कोई और प्रोसीजर नहीं है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) के तहत कार्रवाई करता है और अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, तो उसकी रोशनी के अंदर उनको राइट ऑफ अपील भी मिलता है, तो इस राइट ऑफ अपील को अब एग्जेम्प्ट किया जाएगा और ये राइट ऑफ अपील जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास चली जाएगी। ये एक तजवीज है। इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब का ये मानना है
کہ یہ جو فیڈرل کورٹ ہے اس کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے بالا ہے. اس کا سٹیٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے برابر ہی ہونا چاہیے اور اس کے بھی چیف جج کا جو سٹیٹس ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے برابر ہونا چاہیے. اب اس جگہ پر ایک نقطہ یہ سامنے آتا ہے کہ اگر فیڈرل کورٹ کا جو چیف جج ہے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا یا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا. اب اس کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز یہ لائی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا اور چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا. یہی ایک فارمیشن ہے اور اس کے اوپر اتفاق کر لیا گیا. دوسرا تجویز یہ آ رہی تھی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس سے آئین کی تشریح کا اختیار واپس لے لیا جائے اور یہ آئین کی تشریح کو سوللی ڈومین قرار دے دیا جائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا. اور پھر اس حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ اس تشریح کو جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کرے گا کیا اس کو حتمی تصور کیا جائے گا یا اس کے بعد بھی کوئی عدالت موجود ہوگی یا کوئی رائٹ آف اپیل ہوگا. اس حوالے سے دو تجاویز سامنے تھی. ایک تجویز یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کسی جگہ پر کوئی اپیل نہیں ہوگی. دوسری تجویز یہ تھی کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے کوئی اپیل کا آپشن رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک اسپیشل ایپلیٹ بینچ تشکیل دیا جائے گا جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ پر مشتمل ہوگا. یعنی 4 ججز کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ہوں گے, 4 ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوں گے اور اس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور اس چکر کے اندر یہ جو بیلنس ہے یہ موجود رہے گا اور یہ جو اپیل ہے یہ دونوں فورمز پہ سنی جا سکے گی اور دونوں کو ایک برابر کی حیثیت ملے گی. اور اس تجویز سے اتفاق کر لیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور ان تجاویز کو کر دیا گیا ہے لاک اور ان تجاویز کو منظور کرایا جائے گا 30 سپٹمبر کو. دوسرا جو آئینی ترمیم کا لایا جا رہا ہے جوڈیشل اصلاحات کے حوالے سے وہ ہے ججز کی عمر. ججز کی عمر میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جا رہا. البتہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا فیڈرل کورٹ ہے اس کے اندر یہ آپشن رکھی گئی ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جج جس کی ریٹائرمنٹ کو 3 سال گزر چکے ہوں یا 3 سال ہو گئے ہوں اس جج کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر بطور جج اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کی ریٹائرمنٹ کو یہی ڈیوریشن یعنی 3 سال کا عرصہ ہی ہوگا تو اس کو آپ یہاں پر لا سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ تھا اس ساری صورتحال میں کہ ابتدائی طور پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جائے اور باقی جو بھی باڈی بنے وہ اس سارے چکر میں بنے. لیکن اس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کی حق تلفی کی بات ہوئی تھی تو اس تجویز کو واپس لے لیا گیا تھا. اب جو ریگولر تجویز جو اس وقت پروسیجر ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ ہے جوڈیشل کمیشن. جوڈیشل کمیشن ججز کو اپوائنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ججز کی اپوائنٹمنٹ کی جو سمری ہے وہ بھجوا دی جاتی ہے پارلیمنٹری کمیشن کو اور پارلیمنٹری کمیشن آنکھیں بند کر کے جوڈیشل کمیشن کی ان سفارشات پر ایک ربر سٹیمپ کی طرح دستخط کرتا ہے, مہر لگاتا ہے اور وہ بھیج دیتا ہے پریزیڈنٹ آفس اور پریزیڈنٹ آفس اس کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے. اب پیپلز پارٹی کی یہ تجویز تھی کہ یہاں پر جو 18ویں ترمیم کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا اور جس طریقے سے اس کو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے امپاور کیا گیا تھا بالکل ویسے ہی موجودہ جوڈیشل کمیشن کو امپاور کیا جائے. اور اس تجویز کے اوپر مسلم لیگ نون کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتیں متفق ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. البتہ اب ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ایک الگ سی کمیٹی بنائی جائے جو ہے نا جس کے اندر حکومت, اپوزیشن اور جوڈیشری اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا یہ تمام کے تمام لوگ اس کے اندر موجود ہوں اور وہاں پر
कसरत राय से या इत्तफाक राय से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जज फेडरल कोर्ट को अपॉइंट किया जाए। ये एक अच्छी तजवीज़ है जिसको बिलावल भुट्टो साहब ने मुनफरद तजवीज़ का नाम दिया था। अब ये तमाम तजावीज़ के ऊपर ना सिर्फ इत्तफाक राय है बल्कि इस इत्तफाक राय को लेके आगे चला जाएगा। जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इशू है, जहां पर इंसानी हकूक के हवाले से इशू है, जहां पर जबरी गुमशुदगियों के हवाले से इश्यूज हैं, इनको दूसरे मरहले पर मौखर कर दिया गया है और दूसरे मरहले में इन तजावीज़ के ऊपर गौर किया जाएगा। तीसरे मरहले में आर्टिकल 63A के हवाले से फैसला किया जाएगा कि जनाब इसको हमने कैसे लेके चलना है। और आर्टिकल 63A के बारे में बिलावल भुट्टो साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की राय ये है कि आर्टिकल 63A तमाम जमातों से रिलेट करता है, लिहाजा आर्टिकल 63A के लिए मुकम्मल इत्तफाक राय होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। इसी वजह से इस मामले को डफर किया गया है दूसरे या तीसरे मरहले के लिए। अब देखना यह है कि ये जो इत्तफाक राय का सेहरा इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर है, क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर ही रहेगा या इसके अंदर हिस्सा डालने के लिए कोई और फरीक सामने आएगा? क्योंकि अब से लेकर 29 सितंबर तक बहुत सारा टाइम है और पाकिस्तान के अंदर जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है। देखना यह है कि इस सूरत हाल में कौन सा नया चंद चढ़ सकता है। अलबत्ता फिल वक्त आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय का सेहरा बिलावल भुट्टो के सर है। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह।